हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर पे हम लोग ऑलरेडी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। तो वहाँ पे हम लोग पहले देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ पे हम लोग देखे थे कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड करके हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद हम लोग किए थे इंस्टेंटेनियस रेट की थ्योरी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन, उसको देखे थे, ठीक है। बट इंस्टेंटेनियस रेट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे लास्ट लेक्चर पे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, पहले इंस्टेंटेनियस रेट से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इंस्टेंटेनियस रेट का मैं थ्योरी पहले रिकेप कर लेता हूँ, उसके बाद इसका क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब लास्ट लेक्चर पे मैं क्या बोला था, एग्जैक्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका स्पीड कितना है, मतलब रेट कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब अभी कितना रेट है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। और इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे देखे थे, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, लेट से 2A + 3B, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 4C, ठीक है। अगर हम लोग इसका इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ INS रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे, अगर ए के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन से टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का कॉन्सेंट्रेशन से टाइम को डिवाइड करेंगे, dt। एवरेज रेट में हम लोग क्या कर रहे थे, डी के जगह में डेल्टा यूज कर रहे थे। बट इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा की जगह में स्मॉल डी यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना है कोफिशिएंट है कि नहीं, अगर कोफिशिएंट है तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन। लास्ट लेक्चर पे जैसे हम लोग देखे थे कि रिएक्टेंट में रहेगा तो माइनस साइन, और प्रोडक्ट साइड में रहेगा तो प्लस साइन। क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो रहा आपका क्या, ए के रिस्पेक्ट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे, क्लियर हो गया। अभी बी का रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को हम लोग क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो हम लोग को लेना पड़ेगा माइनस। क्लियर, माइनस क्यों ले रहे हैं उसको मैं पहले ही बोल चुका हूँ लास्ट लेक्चर पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डीबी का वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव में आता है, और हम लोग को पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामने एक माइनस लगाते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर मैं सी की रिस्पेक्ट पे अगर इंस्टेंटेनियस रेट लिखूँ तो कैसे होगा, सिंपल वही काम करना पड़ेगा हम लोग को। एक सेकंड, मार्कर यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी को क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, dt, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। ये क्या है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। उसके बाद हम लोग देखे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहीं पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए तो पहला लेक्चर को रेफर करना, ठीक है। मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर। तो हम लोग देखे थे, मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ बनाए थे, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ, ठीक है। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए थे, कैसे था, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट क्या ज़्यादा रहता है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है, मतलब टाइम जब जीरो रहता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा रहता है। इस साइड में रिएक्टेंट लिख देता हूँ, तो मान लेते हैं हम लोग का रिएक्टेंट यहाँ पे टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिएक्टेंट कम हो जाता है। ठीक उल्टा काम होता है कहाँ पे, प्रोडक्ट पे, टाइम के साथ साथ क्या होता है, प्रोडक्ट बढ़ जाता है। तो चलिए इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। एक सेकंड, इस तरफ मैंने प्रोडक्ट लिखा, इस तरफ मैंने टाइम दे दिया,
t इक्वल टू 0 में क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 0 में रहेगा, और जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ती जाएगा। तो ये हो गया क्या, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे स्लोप कैसे निकालें। स्लोप निकालने का एक सिंपल सा तरीका मैंने बोला था, जस्ट इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दो, ठीक है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है आप लोगों को, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका क्या, क्लॉकवाइज एंगल, ये है क्लॉकवाइज एंगल, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोल रहे हैं, इसका स्पिनिंग जो मूवमेंट है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये एंगल, राइट। क्लॉकवाइज कैसे मूव करता है, ऐसे, क्लियर। तो ये इसको क्या लिख लेंगे हम लोग, थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप नीचे दिख रहा है क्या, एक सेकंड हमको कैमरा चेक करने दो, दिख रहा है। तो स्लोप हम लोग कैसे लिख रहे थे, डी आर बाई डी टी, यस और नो, डी आर बाई डी टी, ठीक है। ये था हम लोग का स्लोप, ठीक है। टेन थीटा से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे स्लोप को, टेन थीटा, थीटा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, क्लियर। ये है आपका क्या, स्लोप। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर निकाले तो क्या करेंगे, स्लोप इक्वल टू डी पी बाई डी टी इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा कैसे निकालेंगे, सेम वही काम करना पड़ेगा हम लोग को भी। यहाँ पे एक इसके पैरेलल में एक लाइन खींची है, ठीक है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इसका एंगल निकाले, ये रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल, ये क्या है, थीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। तो फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, एक सेकंड। हो गया नोट डाउन, तो चलिए इसको फटाफट से मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। एक सेकेंड हमको मिटाने दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, मान लीजिए क्वेश्चन 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, N2 रिएक्ट करता है H2 से और आप लोगों को देता है NH3। अगर इस रिएक्शन को मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा, हाइड्रोजन के आगे 3 आएगा और एमोनिया के आगे 2 आएगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इस तरफ ले लिया आपका H2 का कॉन्सेंट्रेशन और इस तरफ आपका है टाइम, क्लियर। उसके बाद में ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, टू सेकेंड में आपका कॉन्सेंट्रेशन है आपका 10। उसके बाद में यहाँ पे और एक दिया है, जब टाइम 4 सेकेंड रहता है उस टाइम आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है H2 का वो रहता है आपका 4 नहीं, यहाँ पे 6, क्लियर। और आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहला जो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वो है आपका ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। दूसरा चीज आप लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, क्लियर। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ये आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, साथ में आपका ये ग्राफ दिया हुआ है। इस तरफ अब मैंने लिया हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरफ आप लोगों का दिया हुआ है टाइम, ठीक है। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड रहता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 रहता है। जब t इक्वल टू 4 रहता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका, मतलब हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन आपका 6 रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन का, उसके बाद रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा N2 का। क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। तो चलिए इसको फटाफट से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो कीजिए फटाफट से,
हो गया। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में सॉल्यूशन। पहला हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि डेटा में हम लोग का क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी एच, यहाँ से हम लोग डी एच बाई डी टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सब नो। स्लोप में क्या पढ़ाया था मैंने, जस्ट इससे पहले स्लोप इक्वल टू क्या था, स्लोप इक्वल टू क्या था, अगर ग्राफ का हिसाब से हम लोग देखें तो डी एच बाई डी टी आएगा, ये सब नो, डी एच बाई डी टी ये आएगा आपका स्लोप के हिसाब से। अगर डी एच को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी एच को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच टू फाइनल माइनस एच टू इनिशियल, ये सब नो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डी का मतलब क्या है, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं, टाइम टी फाइनल माइनस टाइम टी इनिशियल, ठीक है। इनिशियल फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम लिख सकते हैं। डी टी का मतलब ही तो यही होता है ना। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए। सो वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, देखिए मेरे साथ साथ लिखिए। डी फाइनल क्या है, जब टी टू होता है, मतलब टी टू मतलब टी इनिशियल में क्या है, अगर 2 सेकेंड लेते हैं, नीचे से लिखता हूँ 2 सेकेंड, तो टी फाइनल क्या है, 4। क्लियर। आप यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखिए, ये आपका क्या, इनिशियल टाइम में 10 कॉन्सेंट्रेशन रहता है, फाइनल टाइम में 6 कॉन्सेंट्रेशन रहता है। मतलब ये वैल्यू आपका क्या है, इनिशियल का है, और ये वैल्यू आपका क्या है, फाइनल का है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू बैठाइए। तो इसका क्या है, 6 माइनस क्या होगा, 10। क्लियर हो गया। H2 कॉन्सेंट्रेशन फाइनल माइनस H2 कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल। तो H2 फाइनल का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, फाइनल में 6, T4 क्या है, फाइनल टाइम में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आएगा 6, T इनिशियल का टाइम में T इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आएगा जो कि है 10, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने से आप लोग का आएगा 6 माइनस 10, नीचे आएगा 4 माइनस 2। अगर आप लोग इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 से 10 गया कितना होगा, -4, और नीचे कितना आएगा 2 से 4 गया कितना होगा, -2 आएगा ना यहाँ पे। क्लियर हो गया। तो ये क्या है आपका, ये किसका वैल्यू है, DH2 डिवाइडेड बाई DT का वैल्यू है। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। तो चलिए ये तो हम लोग का क्या है, डेटा, इस ग्राफ से हम लोग इस चीज का पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। पहला क्वेश्चन करेंगे, एक सेकेंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालना पड़ेगा। एक काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का, इस रिएक्शन का पूरा निकालते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, N2 डिवाइड बाई टाइम से डिवाइड करना है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1/1 करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट है N2, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद में अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालना चाहिए तो कैसे निकालेंगे, -1/3। मैं फटाफट कर रहा हूँ ना, आप लोग समझ गए होंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकालो, मतलब एमोनिया के रिस्पेक्ट में निकालो तो कैसे आएगा, 1/2 डी एमोनिया, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे। ये तो रहा आपका क्या, पेन भी क्यों नहीं लिख रहा है, ये तो रहा आपका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये क्या, किसका, इन तीनों में से किसका वैल्यू दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं DH2 डिवाइड DT, इसका वैल्यू दिया हुआ है -2। तो यहाँ पे देखिए DH2 डिवाइड बाई DT, मतलब इसका वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, इस तरफ दिख रहा होगा शायद, इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, आप लोगों को दिया हुआ है क्या, 1 - 1/3, ठीक है। डी
H2/dt। इसका वैल्यू हम लोग इस ग्राफ से निकाल चुके हैं, कितना है -2, ये सब नो। तो चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, ये आपका -3 इंटू -2, माइनस माइनस गया काम से, और कितना आएगा आंसर +2/3। यही आंसर है रेट ऑफ रिएक्शन। निकल गया, हो गया, आसान था ना, क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस ग्राफ से हम लोग क्या निकाले, dH2/dt, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आया -2। उसके बाद पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किए, यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिए। उसके बाद हम लोग को पता है कि dH2/dt कितना होता है -2, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, राइट। तो हम लोग क्या किए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ROR को निकालने का कोशिश किए। क्यों, क्योंकि dH2/dt ऑलरेडी हम लोग को पता है, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करके आसानी से रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्लियर। तो सेम वही काम किया हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/3 dH2/dt। dt का इसका वैल्यू दिया हुआ है, जस्ट वैल्यू पुट किए वहां से। उसके बाद में हम लोग का जो फाइनल आंसर आया +2/3, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन +2/3। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक हो गया ना। उसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 का मतलब हम लोग को क्या समझ में आता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या आता है, बोलिए मेरे साथ साथ, क्या आता है। चलिए मैं ही बोल देता हूँ, dN2/dt, साथ में आपको मोड लगाना पड़ेगा, यही तो है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, यही तो है ना। कॉन्सेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड करना है, उसके बाद मोड लगाना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अब इसको हम लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ROR इस इक्वेशन से निकालेंगे, देखिए ROR, ठीक है, क्लियर। अब इसका वैल्यू हम लोग को रखना है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लेना है, ठीक है। तो माइनस दिया हुआ है 1/1, ठीक है, dN2/dt, इससे हम लोग को इसको इक्वेट करना है। तो ROR का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 2/3, यस और नो। ये रहा आपका -1/1 dN2/dt। क्लियर हो गया, कोई डाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इस तरफ ले आएंगे, आसान से काम, ठीक है। तो माइनस को इस तरफ ले आने से क्या होगा, यहीं पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, माइनस को मैंने इस तरफ ले आया, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, जस्ट मोड लगा के आंसर निकालना है, क्योंकि हम लोग को पता है जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मोड लगाएंगे, राइट। तो चलिए मोड लगाते हैं, यहाँ पे भी मोड लगा दिया। तो मोड लगा देने से क्या होगा, ये नेगेटिव साइन क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसका वैल्यू ओवरऑल क्या बन के रेडी हो जाएगा, 2/3, वो भी क्या प्लस साइन है, पॉजिटिव। अगर इसके यूनिट की बात करूँ तो वही सेम यूनिट होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट दिख रहा होगा शायद इस कोने में। एक सेकंड हमको कैमरा चेक करने दीजिए, या नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकंड होल्ड करो तो थोड़ा, इधर नहीं दिख रहा है, राइट, ठीक है। अगर मैं इस मोड का वैल्यू लिखूं तो कैसे आएगा, एक काम करता हूं, इसको इस तरफ लिख देता हूं, क्लियर, इस तरफ दिख रहा है। तो अगर इसका मोड निकालूंगा तो क्या आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2/3। क्लियर हो गया, ये है आपका क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, ठीक है, dN2/dt। क्लियर हो गया, ये आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन का सवाल है। क्लियर हो गया, फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नोट डाउन हो गया, तो चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं इसका, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरा टॉपिक में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका फटाफट से नोट डाउन कर लिया ना, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, एक सेकंड दीजिए, हमको मिटाने दीजिए इसको, मिट जा भाई, जल्दी मिट जा, बहाना मत बना, बहुत काम करना है।
तो दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है 2p प्लस 3q इक्वल, ये आपका दे रहा है आपका r, ठीक है। 2p प्लस 3q ये आपका दे रहा है r, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है और यहाँ पे q लिया है इस साइड, टाइम लिया है इस तरफ, ठीक है। टाइम इस तरफ लिया है, इस एक्सेस को लिया है टाइम और ऊपर वाले एक्सेस को लिया है आपका q, क्लियर। उसके बाद ये ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो आपका है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। उसके बाद आप लोगों को इसका फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड, पहला चीज आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा चीज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर, मतलब ये कितना स्पीड से अपीयर हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका, आर का, ठीक है। किस चीज का अपीयरेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है दूसरा क्वेश्चन में। तो फटाफट से इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से ट्राई कीजिए। हो गया सॉल्व, ओके। तो चलिए एक काम करते हैं, इस ग्राफ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है उसको पहले देखेंगे। इस ग्राफ से हम लोग इजीली निकाल सकते हैं dq बाई dt निकाल सकते हैं इस ग्राफ से, जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे किए थे, ग्राफ से निकाले थे, राइट। तो सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी निकालेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं स्लोप लिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, पेन क्यों वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकंड हमको मार्कर चेंज कर लीजिए, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं इजीली हम लोग, राइट। स्लोप क्या होगा, dq बटे dt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप को और एक तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, राइट, टेन थीटा। अभी बहुत कोई यहाँ पे गलती करोगे, ये जो थीटा का वैल्यू कभी भी 45 डिग्री मत मानना, क्यों, क्योंकि ये जो 45 डिग्री है ये क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज वाला एंगल है, राइट। तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना पड़ेगा, मतलब इस एंगल को लेना पड़ेगा। तो इसका नाम दे दिया मैं थीटा। अब इसको कैसे निकालेंगे थीटा, एकदम सिंपल सी आसान सी काम है। यहाँ पे इस अगर मैं एक सीधा लाइन खींचूं, इसका टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, जैसा नो। आपका अगर इसका वैल्यू दिया रहेगा तो इसका वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, टोटल से इसको माइनस कर देना पड़ेगा, यस सर नो। मतलब यहाँ पे कितना दिया है, 45 डिग्री, यस सर नो, 45 डिग्री दिया हुआ है, आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, इस तो ये है आपका क्या टोटल, अब क्या करोगे आप 180 डिग्री से 45 डिग्री माइनस कर दोगे, मतलब पूरे से आपको 45 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तभी ये निकल जाएगा ये वाले एंगल, राइट। तो चलिए माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये आपका क्या है थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45, कितना आएगा होने से, 10 से 5 गया कितना होगा 5, 7 से 4 गया कितना होगा 3 और 1, मतलब 1 थीटा का वैल्यू कितना आ गया 135, ठीक है। तो चलिए बैठा देते हैं 10 135, और हम लोग को पता है जो 135 का वैल्यू आता है वो कितना है -1, ये तो बच्चों को पता है -1, क्लियर हो गया। अगर किसी को नहीं पता तो इसको याद रख लेना, ठीक है। 10 135 इक्वल टू -1, क्लियर हो गया। ये तो आप लोगों का क्या, ये इस ग्राफ से आपका डेटा निकल गया -1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन पे हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए एक काम करते हैं, इस पूरे रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। सेम काम करना पड़ेगा, पी की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा dp बाई dt, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी को हम लोग क्या करेंगे dt से, मतलब टाइम से डिवाइड करेंगे। उसके बाद
अगर कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। कितना है कोफिशिएंट? 2, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टेंट में है इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन आएगा। हमेशा याद रखना माइनस साइन कभी भी मत भूलना, क्योंकि अगर इसको भूल जाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। चलिए डी क्यू बाई डी टी, कोफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्टेंट पे है तो माइनस आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो क्या आएगा? डी आर बटे डी टी। कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1/1, प्रोडक्ट साइड में है तो प्लस। ये आपका क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ क्या है? रिएक्शन है इस पूरे रिएक्शन का। क्लियर हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है किसका डेटा दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू कितना है? -1, मतलब डी क्यू बाई डी टी का डेटा हम लोग को दिया हुआ है, वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? डी क्यू बाई डी टी की रिस्पेक्ट पे आर ओ आर निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आर ओ आर इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी मतलब इस पूरे टर्म के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? राइट। चलिए इसको लिखते हैं -1/3, ठीक है, डी क्यू बटे डी टी हो गया। क्यू यहाँ पे आएगा इसे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग को पता है ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है कितना है? -1। तो चलिए लिखिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? ये रहा आपका 1 - 3, ठीक है। इसका वैल्यू आप लोगों का कितना आया है? -1 क्या होगा? +1, तो +1 हो जाएगा। +1 × 1/3 कितना आएगा? +1/3 हो जाएगा। क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू कितना निकल के आया है यहाँ पे? +1/3। एंड ऑब्वियसली इसका यूनिट आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही तो होगा ना यूनिट। क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसका। हो गया नोट डाउन? मिटा दे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर को हम लोग कैसे लिखेंगे? मोड लगाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर को टाइम से डिवाइड कर देंगे। यही तो लिखते हैं ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर को, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे dt से, मतलब इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए एक काम करते हैं, आर ओ आर लेंगे, फिर ही ये इक्वेशन यूज करेंगे आर ओ आर। इस बार हम लोग को किसके रिस्पेक्ट पे आर ओ आर निकालना है? आर के रिस्पेक्ट पे, डी आर बाई डी टी की रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। तो इस टर्म को यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यूज करते हैं +1/1 डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। आर ओ आर का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है? +1/3। तो बैठा दीजिए यहाँ पे +1/3 इक्वल टू +1/1 डी टी और डी आर बाई डी टी हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों साइड मोड लगा देंगे। तो मोड लगाने से क्या हो जाएगा आपका? ये तो +1/1, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ही 1 होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा? मोड से निकलने से क्या होगा? +1/3, क्योंकि मोड जो है वो माइनस को प्लस बनाता है। यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, प्लस वैल्यू दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है प्लस ही निकलेगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल हम लोग का आंसर क्या निकल के चला आया? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर कितना निकल के आया? +1/3। तो ये भी आपका कितना आंसर निकल के आया? +1/3। और इसका जो रेट आएगा वो क्या होगा? इसका जो यूनिट आएगा वो कितना होगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया ना? तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया? ओके। तो चलिए
अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये तो रहा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर बेस्ड करके कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज मतलब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से लिख लिया ना, तो इसको मिटा देते हैं। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, घटाता है, क्या करता है। तो चलिए टॉपिक का नाम लिखिए, जो कि रहने वाला है फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, ROR, डिपेंड्स, ठीक है। ऐसा हम लोग को फैक्टर ढूंढना है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सके, अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहला फैक्टर यहाँ पे लिखिए जो कि है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बोल रहा हूँ, रिएक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्शन का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे कि आयोनिक रिएक्शन की बात करूँ तो आयोनिक रिएक्शन, अगर आयोनिक रिएक्शन की बात करूँ तो हम लोग सभी को पता है जो आयोनिक रिएक्शन है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत ही स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये बहुत स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा, राइट। मतलब यहाँ मतलब आज से प्रोडक्ट कितना स्पीड से बन रहा है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और आयोनिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बहुत स्पीड से बन रहा है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा, हाई होगा। क्लियर हो गया। और आयोनिक रिएक्शन के लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। और आयोनिक रिएक्शन का अगर एग्जांपल दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके थे लास्ट वाले लेक्चर पे, क्या था आपका NaCl के साथ हम लोग क्या रिएक्शन कराते थे, AgNO3, ठीक है। तो इसका रिएक्शन में आप लोगों का क्या मिल रहा था, AgCl क्या है, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। कोई भी सॉल्यूशन में अगर इस रिएक्शन को कराओगे तो उस कंटेनर का नीचे में आप लोगों को मिलेगा AgCl का PPT, ठीक है। ये आपका PPT है। क्लियर हो गया। और साथ में आप लोगों को क्या मिलेगा, NaNO3, यस और नो, NaNO3, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन टाइम है वो -10⁻⁻6 सेकेंड है। देख लो बहुत ही कम टाइम में ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम लोग कोवेलेंट रिएक्शन की बात करें तो कोवेलेंट रिएक्शन एक टाइप का मॉडरेट टाइप का रिएक्शन है। मतलब ये ना ही ज़्यादा स्पीड से रिएक्ट करता है और ना ही ज़्यादा इसका स्लो से रिएक्ट करता है, मॉडरेट टाइप का रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो चलिए लिखते हैं कोवेलेंट रिएक्शन। अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो क्या आएगा, नाइट्रोजन, एक सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। N2 3H2 से रिएक्ट करके क्या करेगा, अरे बाबा रे, एमोनिया बनाएगा ना, एमोनिया। ये आपका क्या कोवेलेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन को अगर हम लोग खोल के लिखे तो कैसे होगा, नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन में कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और एमोनिया का अगर मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर का फॉर्म में अगर एमोनिया को एक्सप्रेस करूँ तो कैसा होगा, नाइट्रोजन साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, यस और नो। क्लियर। मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम लोग 3 बॉन्ड तोड़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग 1 बॉन्ड तोड़ रहे हैं। मतलब रिएक्टेंट साइड में हम लोग टोटल कितना बॉन्ड तोड़ रहे हैं,
4 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या करें, ब्रेकिंग 3 बॉन्ड्स, मतलब एक साथ में लिख देता हूँ। रिएक्टेंट साइड में हम लोग टोटल कितना बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, 4 बॉन्ड, ठीक है। 4 बॉन्ड ब्रेकिंग। और प्रोडक्ट साइड में हम लोग कितना बॉन्ड बना रहे हैं, 3 बॉन्ड, राइट। 3 बॉन्ड। तो ये जो हम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, फाइनाइट टाइम चाहिए, ठीक है, फाइनाइट टाइम। ऐसा नहीं कि एकदम खटाक से रिएक्शन हो जा रहा है। इस केस में हम लोग का क्या हो रहा है, एक फाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब ये रिएक्शन एकदम स्पीड से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्ड तोड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से हम लोग को क्या लग रहा है, यहाँ पे फाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लग रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। इस केस में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इस केस में तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो रहा आपका क्या, नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करेगा, वो चीज़ हम लोग देख लिए, क्लियर हो गया ना। उसके बाद हम लोग दूसरा देखने वाले हैं, जो कि रहेगा आप लोगों का रहेगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। तो फटाफट एक काम कीजिए, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, क्लियर, मिटा दो, ठीक है। तो नेचर ऑफ रिएक्शन में और 2 पॉइंट बच गया है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स का, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है नेचर ऑफ रिएक्शन में, होमोजेनियस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है हेटेरोजेनियस रिएक्शन से, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए दूसरा पॉइंट, होमोजेनियस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किससे ज़्यादा होता है, हेटेरोजेनियस रिएक्शन से। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन टोटली डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं, लेट सपोज मेरे पास है ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट अगर स्टेबल होगा तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट मूव करेगा, राइट। प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, फास्ट मूव होगा, क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिएक्शन डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी के ऊपर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। बट अगर रिएक्टेंट की बात करो तो ये जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा उतना स्पीड से प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट से, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट से। अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन क्या करेगा, मूव करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, ये सर ना, मतलब इस से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्लियर। ये रहा आपका क्या, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे। अगर रिएक्टेंट की बात करो तो अगर रिएक्टेंट स्टेबल रहेगा तो रिएक्शन तो होगा ही नहीं ना। अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल रहेगा उनसे क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, यस सर नो, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, एक सेकंड पेन नहीं लिख रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया, ये था आपका क्या, तीसरा पॉइंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा आपका क्या, पहला पॉइंट था, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट।
अगर गैसियस होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, या फिर लिक्विड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, तो अगर सॉलिड होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, उन सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाले एक सेकेंड, ये है आपका क्या 1 सेकेंड पॉइंट में देखने वाले हैं। क्लियर? तो हमेशा याद रखना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो गैस का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का होता है, उसके बाद आपका सॉलिड का होता है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड में अगर देखोगे तो मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत ही एकदम टाइट फॉर्म में पैक्ड रहता है, मतलब इन मॉलिक्यूल का बीच में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है। अब इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट में इसको ले जाना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सब नो रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा हूँ, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, राइट? इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कम। ये सब नो इस केस में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। क्लियर? क्योंकि इन दोनों का बीच का जो, एक सेकेंड समझ नहीं आ रहा है ना, एक सेकेंड में इसको फिर से समझाता हूँ। देखिए सिंपल सा एक सोचिए, सिंपल सा काम कीजिए। सॉलिड का मतलब हम लोग को क्या पता है? सॉलिड का मतलब हम लोग को पता है जो ये मॉलिक्यूल है बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल का बीच में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन फोर्स रहेगा। ये सब ना मानते हो कि नहीं मानते हो? इतना तक तो समझ में आ गया ना। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। अब क्या होगा, अब ये रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है प्रोडक्ट। तो सॉलिड में क्या होता है, रिएक्टेंट का बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, राइट? अब क्या होगा, यहाँ पे इसको तोड़ के प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या होगा, रेट मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये सब मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, बहुत स्लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने में ही बहुत टाइम लग रहा है। इस वजह से क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। यस और नो? रेट ऑफ रिएक्शन इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर गैस के केस में बात करो तो क्या होगा, गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल दूर में रहता है, तो क्या होगा यहाँ पे इस गैसियस मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ये लोग क्या करेंगे, इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट मूव करेगा प्रोडक्ट में। यस और नो? तो रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या होगा, हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यस और नो? और लिक्विड में उससे थोड़ा कम होगा, और सॉलिड में तो बहुत ही ज़्यादा कम होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे जस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसका फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसका तीसरा प्रॉपर्टी, मतलब तीसरा पॉइंट में, जो कि रहेगा आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है उसको देखने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। हो गया नोट डाउन? तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर सरफेस एरिया की बात करूं तो अगर हम लोग जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे रिएक्टेंट का, उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, राइट? उतना ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है? तो चलिए पहला तीसरा पॉइंट लिखिए, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर हो गया? सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना स्पीड में बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कितना स्पीड में बन रहा है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट से कितना स्पीड में रिएक्टेंट बन रहा है, उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल लूँ तो एक काम करते हैं, एक गिलास में एक वाटर लिए, ठीक है, और मेरे पास एक ब्लॉक आइस है, मतलब क्यूबिक फॉर्म में आइस है, बड़ा क्यूबिक फॉर्म में आइस है, और दूसरा मैंने क्या किया, और एक गिलास में वाटर लिया, ठीक है,
इस बार मैंने क्या किया, पाउडर फॉर्म में पाउडर फॉर्म में शुगर लिया, और ये है आपका क्या, ब्लॉक फॉर्म आइस है, और आइस बोलो सॉरी, शुगर का बड़ा बड़ा क्यूबिक फॉर्म लिया, बड़ा बड़ा अपने क्या बोलते हैं उसे, ब्लॉक फॉर्म में इसका शुगर लिया, इसमें पाउडर फॉर्म वाला शुगर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस शुगर को यहाँ पे मिक्स कर देंगे, अभी इस शुगर को यहाँ पे मिक्स कर देंगे, तो कौन ज़्यादा स्पीड से पानी में घुल जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पाउडर फॉर्म वाला शुगर है वो ज़्यादा स्पीड से पानी में घुल जाएगा कंपेयर टू इसका, राइट, क्लियर। तो क्यों स्पीड से घुल गया, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब पानी में घुलने का रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप लोग जब ब्लॉक वाला शुगर को मतलब गुणा कर दोगे, ठीक है, तो होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्लियर, कोई डाउट? इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इस केस में ब्लॉक फॉर्म ऑफ शुगर का सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया क्या है, कम है, जिस वजह से क्या होता है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बस यही था एग्जांपल में, इसका एग्जांपल। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे अपना तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट देखेंगे जो कि रहेगा आपका, ऐसा कोई रिएक्शन रहता है, कुछ ऐसा रिएक्शन रहता है जो कि ना ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना ही प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका लाइट पे। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट लिखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चौथा पॉइंट लिखिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, जैसे कि एग्जांपल में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि होगा फोटोसेंसिटिव रिएक्शन, फोटोसेंसिटिव रिएक्शन। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे जो रिएक्शन है, ठीक है, ये जो फोटोसेंसिटिव रिएक्शन है ये टोटली डिपेंड करता है लाइट का फोटोन पे डिपेंड करता है। हम लोग को पता है कि लाइट आप लोगों का क्या से मिलकर बनता है, फोटोन से बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है फोटोन्स के ऊपर, कितना ज़्यादा फोटोन्स आप दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये रेट ऑफ रिएक्शन इस केस में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे है H2 प्लस Cl2, आप लोगों को दे रहा है HCl दिख रहा है क्या, यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करो, यहाँ पे ज़्यादा नीला हो गया है। HCl, अरे भैया क्या बात है, अरे सब नया पेन। एक काम करते हैं, क्या देगा आपका HCl। ठीक है, HCl। ठीक है, साथ में आप लोगों को लेना पड़ेगा लाइट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H म्यू से। ठीक है, ये आपका क्या है, फोटोन है। अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ना ही H2 पे डिपेंड करेगा ना ही Cl2 पे डिपेंड करेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा आपका क्या, फोटोन पे। अगर जितना ज़्यादा आप लोग फोटोन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा मतलब इस टाइप के रिएक्शन में, फोटोसेंसिटिव रिएक्शन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोटोन के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया, तो फटाफट से इसका भी नोट डाउन कर लीजिए। अब जितना ज़्यादा फोटोन रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। अब फोटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ज़्यादा फोटोन है, मतलब हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा है लाइट का इंटेंसिटी, राइट, लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब फोटोन ज़्यादा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी लाइट, अगर मैं बोलूँ कि किसी लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है, अगर नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया,
समझ गए? ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट पे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, हो गया नोट डाउन। अगर कैटलिस्ट की बात करूं तो एक कैटलिस्ट जो है डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है, जिस वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, कैसे? तो चलिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि पहले करते आ रहे हैं। एक काम करते हैं, इसका टॉपिक का नाम लिखिए। टॉपिक क्या है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, इस तरफ तो आपका एनर्जी है, इस तरफ मैंने लिया एनर्जी, मतलब ऊपर जितना जा रहा है एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, अब नीचे हम लोग लिया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं है, मतलब रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब ये समझ लो कि रिएक्शन का पाथ को दिखा रहा है। ठीक है, जब आप लोग एमएससी में जाओगे या फिर ग्रेजुएशन में होने से आप लोगों को पता चलेगा कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता क्या है, वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए मान लो जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है रिएक्शन का पाथ। ठीक है, तो इस तरफ मैंने क्या लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग जैसे कि पहले देख चुके थे, ये आपका रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का क्या रहेगा, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी आपको देना पड़ेगा रिएक्टेंट को, मतलब रिएक्टेंट को थोड़ा एक्साइट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्साइट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका क्या, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब इतना सा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को दिए, उसके बाद में रिएक्टेंट क्या किया, प्रोडक्ट में बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल क्या है? कैटलिस्ट सिंपली क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, मतलब डिक्रीज कर देता है। तो पहले हम लोग बिना कैटलिस्ट में हम लोग को लग रहा था, मान लीजिए इतना सा एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे तो बस इतना सा ही एनर्जी लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी। उसी में ही हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तब हम लोग का एक्टिवेशन एनर्जी बस इतना सा ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी in the presence of कैटलिस्ट। और ऊपर वाला एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, मतलब बिना कैटलिस्ट के प्रेजेंस का एक्टिवेशन एनर्जी, विदाउट कैटलिस्ट। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर देता हूं, जब हम लोग बिना कैटलिस्ट यूज कर रहे थे तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना सा लग रहा था, मतलब इतना सा एनर्जी रिएक्टेंट को क्या करना पड़ रहा था, देना पड़ रहा था, उसके बाद प्रोडक्ट बना रहा था। बट जब हम लोग कैटलिस्ट रिएक्शन में लाए तो इतना सा एक्टिवेशन एनर्जी को बस इतना सा बना दिया, बस अभी इतना सा एक्टिवेशन एनर्जी देने से ही आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट आप लोग यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैटलिस्ट? ठीक है, तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि एग्जांपल जैसे है SO2 प्लस O2, ठीक है, ये बना रहा है आपका SO3। ठीक है, और यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज हुआ है NO। ठीक है, ये आपका क्या है, कैटलिस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर डिपेंडेंसी का बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट होगा, NO होगा। ठीक है, इस केस में क्लियर हो गया? जैसे मैं पहले बोला था रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट के ऊपर। सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट के हिसाब से NO यूज किए हैं,
तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमओ। ये है आपका क्या एग्जांपल कैटलिस्ट का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर देखने वाले हैं जो कि रहेगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर में तो अलग से ही हम लोग को एक टॉपिक पूरा रहेगा, अरेनियस इक्वेशन का टॉपिक। ठीक है, उसको हम लोग डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस शॉर्ट तरीके से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में जान लो, बहुत ही मतलब समरी पकड़, मान लीजिए समरी कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखिए टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बढ़ता है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जनरली। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा, ठीक है, जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब हम लोग को पता है रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या, प्रोडक्ट बनाएगा। यस और नो, सिंपल सी बात है राइट। इसका उल्टा भी हो सकता है, वैसा कोई बात नहीं है। आप लोग अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट भी अनस्टेबल हो सकता है। क्लियर, वो टोटली डिपेंड करेगा आपका रिएक्शन किस टाइप का है। क्लियर हो गया, ये रिवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ठीक है, जनरली बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर, एक सेकंड शॉर्टकट में लिखता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ जनरली, ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद और एक पॉइंट लिखिए इसमें टेम्परेचर के केस पे, ये जनरली ये देखा गया है, अगर आप लोग 10 डिग्री कर करके अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब 10 डिग्री बढ़ाया, उसके बाद 20 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, मतलब 10 डिग्री गैप कर करके अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कभी कभी क्या होता है, या तो वो 2 टाइम करके बढ़ता है या तो ये 3 टाइम करके बढ़ जाता है। ठीक है, ये जनरली ऑब्जर्व किया हुआ है। तो फटाफट से इस पॉइंट को लिख लीजिए। ऑन राइजिंग 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन राइजेस बाय 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स। क्लियर हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर में, जैसे कि मैं पहले बोला, टेम्परेचर का एक सेपरेट वीडियो आएगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर इफेक्ट करता है। वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली देखने वाले हैं अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिखते हैं। टेम्परेचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरेनियस इक्वेशन। एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अरेनियस इक्वेशन। अब अरेनियस इक्वेशन क्या है, अगर अरेनियस इक्वेशन को लिखूं तो क्या होगा, k इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बटे आर टी। ये आपका क्या है, अरेनियस इक्वेशन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया, ई ए है आपका क्या, अरेनियस इक्वेशन। क्लियर हो गया, जहाँ पे ये जो k है, ये k आपका है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका k यहाँ पे जो है वो है आपका रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे जो ए है, ये भी आपका क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ई ए जो है, ठीक इससे पहले हम लोग पढ़े कैटलिस्ट में पढ़े थे एक्टिवेशन एनर्जी, वही एक्टिवेशन एनर्जी ई ए है। ये आपका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है, रिएक्टेंट को एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को देने के बाद ही प्रोडक्ट बनता है ना, मतलब एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को, उसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। उसके बाद आर जो है यहाँ पे, आर आपका है क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये आपका गैस कांस्टेंट है किस टी, ठीक है। उसके बाद टी तो आपको सबको ही को पता है, टी आपका क्या है, टेम्परेचर। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या एक सेपरेट टॉपिक है, इस टेम्परेचर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए एक अलग ही लेक्चर आएगा जहाँ पे एकदम डिटेल वे में हम लोग इस अरेनियस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखने वाले हैं, उसके बाद इसका कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बस अभी के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं इस अरेनियस इक्वेशन को, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।